SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ज़मीन के गिर्द गैसों की एक हिफाजती तय होती है। ठीक है, तो इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये हमें सूरज की जो खतरनाक शुआएं होती हैं उनसे हमें सेव रखती है और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है और ज़मीन का दर्जा हरारत जो है उसको नॉर्मल रखने में इसका बड़ा किरदार होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, इसकी तरकीब क्या है। ठीक है, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में कई किस्म की गैसेस पाई जाती हैं तो इसमें जो ड्राई एयर है इसकी तरकीब जो है वो आप नोट कर लें, यहाँ से बाज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है और उसकी मिकदार जो है वो 78% है। 78% ये नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है। ठीक है, और इसमें आर्गोन जो है वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.04% है। ठीक है, इतनी कम है। इसके अलावा जो बाकी गैसेज है जिनमें हीलियम है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, वो 0.03% या उससे भी कम होती है। ठीक है, तो अगर वाटर वेपर्स की बात करें तो वो 0 से 4% के दरमियान मौसम के मुताबिक होते हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर की, इसमें जो गैसेज हैं उनकी कंपोजिशन है। तो इसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसको 5 मुख्तलिफ लेयर्स में तकसीम किया गया है और हर लेयर का एक अपना टेम्परेचर होता है और अपना काम होता है। तो इनको वन बाई वन देखते हैं। तो पहली जो तय है, जो पहली लेयर है इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ये सतह ज़मीन से 0 से लेके 12 किलोमीटर की हाइट तक होती है। ठीक है, तो ये ज़मीन के सबसे करीब है और जो हमारा मौसम है, बारिश, बादल, हवा वगैरह, वो सारे इसी में बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो बुलंदी के साथ कम होता है और हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी यहीं से आती है, ये भी ऊपर है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी जो बुलंदी है वो आप नोट कर लें, ये 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 12 से 50 किलोमीटर जो है ऊपर ये जो तय बनती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ठीक है, तो इसकी खसूसियत ये है कि इसमें ओजोन की जो लेयर है वो भी इसमें मौजूद होती है। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि ओजोन की जो लेयर है वो कौन सी जमीन की लेयर में मौजूद होती है, तो वो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करती है, वो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होती है उनसे हिफाजत करती है ज़मीन की। ठीक है, तो यहाँ भी जो दर्जा रहता है वो बुलंदी के साथ बढ़ता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में कम होता है लेकिन यहाँ पे बढ़ता है। नेक्स्ट जो है वो है मीजोस्फेयर। MESOSPHERE, मीजोस्फेयर। तो इसकी जो हाइट है वो 50 से 85 किलोमीटर है। ठीक है, 50 किलोमीटर से आगे 85 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर इसके ऊपर है। ठीक है, तो जो शहाब साकिब हैं वो भी इधर ही जलते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा सर्द होता है, सबसे ज़्यादा सर्द जो है वो यही है। यही लेयर सबसे ज़्यादा कोल्ड लेयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है इसकी बुलंदी 50 किलोमीटर से लेके आगे 600 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, 85 से 600 किलोमीटर तक जाती है और इसी परत में आइनोस्फेयर भी है। ठीक है, आइनोस्फेयर वो है जो रेडियो सिग्नल्स में मदद देता है, ये आपने याद रखना है। आइनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर में है और ये रेडियो सिग्नल्स में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। EXO
SPHERE, ठीक है। तो ये 600 किलोमीटर से लेके तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक होती है ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे आखिरी परत है, यहाँ से फिर आगे स्पेस शुरू हो जाती है। यहाँ पे बहुत हल्की गैसेस होती है जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मौजूद होती है। तो ये थी हमारे पास एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ये क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है और सूरज की खतरनाक जो शुआएं होती है उनको ज़मीन तक पहुंचने से ये रोकती है। बेसिकली ये एक गैस है, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला आप याद रखेंगे O3, ठीक है। ओजोन गैस का केमिकल फार्मूला O3 है। 3 ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल होती है ये, ठीक है। तो ओजोन की कमी या डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो होती है, ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ओजोन की तह में एक होल पड़ जाता है, एक सुराख हो जाता है, या इसकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। तो इसकी बड़ी वजह जो है वो हम इंसानों के बनाए हुए केमिकल है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो फ्रिज, एयर कंडीशंस और स्प्रे वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसकी वजह से भी ओजोन लेयर जब वो उसमें सुराख हो जाते हैं या वो पतली हो जाती है, इससे फिर सूरज की जो शुआएं हैं यूवी वो ज़मीन तक आती हैं। इससे क्या होता है, इससे जल्द का कैंसर हो सकता है, आंखों की बीमारियां होती हैं और हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड होती हैं, फसलें होती हैं, उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो इसका हल क्या है। इसका हल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल हमें बंद करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। और आलमी मुआहदे जो है जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में है, इस पर अमल किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ है जो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या होती हैं। ओके, ये वो गैसें हैं जो ज़मीन के माहौल में मौजूद होती हैं और ये सूरज की गर्मी को जज़ब करके ज़मीन को गर्म रखती हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह समझ लें कि ये गैसें ज़मीन को इसी तरह से गर्म रखते हैं, जैसे एक हम ब्लैंकेट ले लें, एक कंबल ले लें, तो हमारे जिस्म को वो जिस तरह से हरारत पहुंचाता है, इसी तरह से ये जो गैसेज हैं ये ज़मीन को गर्म रखती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ज़िंदगी है उसको रखती हैं। तो इसके बाद जो ग्रीन ग्रीन हाउस गैसेज है, इसमें कौन कौन सी गैस इसमें शामिल है। तो जो ये गैसेज हैं ये नेचुरल भी हो सकती हैं और इंसानी सरगर्मियों से भी पैदा होती हैं, ठीक है। तो वो आगे चल के देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है ये। तो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली गैस है। जब हम कोयला, तेल या गैस वगैरह जलाते हैं, ठीक है, गाड़ियों में, बिजली घरों में या फैक्ट्रियों में हम इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है, ठीक है। तो दरख्त जो हैं वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं। तो जब हम दरख्तों की कटाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा होता है, ठीक है, दरख्तों की कटाई से भी। दूसरी गैस हमारे पास मीथेन है। मीथेन का केमिकल फार्मूला जो है वो CH4 है, ठीक है। तो ये जानवरों में खासकर गाय और भैंस वगैरह के ये पेट में मौजूद बैक्टीरिया से खारिज होती है। इसके अलावा गंदा पानी, कूड़े के ढेर और चावल के खेतों से भी ये पैदा होती है, ठीक है। तो मीथेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना जो है वो ज्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये CO2 से भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो तीसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, NiTrous, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला N2O है, ठीक है। तो ये केमिकल जो हम खाद्य वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनसे खारिज होती है। मट्टी में मौजूद बैक्टीरिया जब खाद से नाइट्रोजन ले लेते हैं तो ये गैस बनती है, ठीक है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा ताकतवर गैस है। इसके अलावा वाटर वेपर्स हैं, ये कुदरती तौर पे फिजा में मौजूद होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी की भाप भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मजीद गर्मी को पकड़ते हैं। इसके अलावा
फ्लोरिएंटेड गैसेज हैं, ये इंसानी तौर पर बनाई गई गैसेज हैं जो फ्लोरिएंटेड गैसेज हैं, ठीक है। ये फ्रिज, एसी और कुछ खास सनती अमल फैक्ट्रीज वगैरह से ये निकलती हैं। ये होती बहुत कम मकदार में, लेकिन इनका जो असर होता है वो हज़ारों गुना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज थी। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर ज़मीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो है वो कुदरती ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? कुदरती नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर आती है, ठीक है, और ज़मीन इस एनर्जी को जज़्ब करती है, वो गर्म होती है, ठीक है। फिर ज़मीन जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के ज़रिए ये गर्मी वापस खला में भेजती है, ठीक है। मगर ग्रीन हाउस गैसेज जो है इस तवानाई को वापस ज़मीन पर भेज देती हैं, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो इसमें हम अननेचुरल जो हमने इसमें इजाफा किया हुआ था, ह्यूमन कॉज्ड इन्हेंसमेंट जो है वो ये है कि इंसान जब ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करता है तो वो जो कुदरती तवाज़ुन है, एक मोतदल और नॉर्मल होता है, वो तवाज़ुन बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो ज़मीन पे पहले से ज़्यादा गर्मी जज़ब करती है, वापस खारिज नहीं कर पाती। तो इससे क्या होता है, इससे फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ये वो एक मुस्तकिल तब्दीली है जिससे ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो मुसलसल से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है? तो ये हुआ इस तरह के साइंसदानों ने दर्जा हरारत और ग्लेशियर्स और समुद्रों की सतह और मौसमों की जो तब्दीली होती है इसको कई दहाइयों से नोट किया। तो उन्होंने नोट किया कि पिछले तकरीबन 100 साल में ज़मीन का एवरेज जो दर्जा हरारत है वो 1.2 डिग्री जो है वो बढ़ चुका है, एवरेज से 1.2 डिग्री बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसके असरात क्या होते हैं? इससे हुआ ये कि बर्फ जो है वो तेजी से पिघल रही है, ठीक है। पानी की सतह जो है वो बढ़ रही है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे आपको पता है बर्फ है, ठीक है, तो वो मुसलसल पिघल रही है। उससे क्या होगा, उससे सतह समुद्र जो है वो बढ़ रही है। सारे इलाके जो हैं या जो छोटी छोटी जजीरे हैं तो उनको खतरा लाक है। इससे अलावा हीट वेव्स पैदा होती हैं जो इंसानों जानवर दोनों के लिए खतरनाक है। इसके अलावा खुश्क साली और कहत हो सकता है, फसलों की पैदावार मुतासर हो सकते हैं इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से। तो ज़्यादा बारिशें तूफान हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो जाता है, फ्लड्स आते हैं, ठीक है, जो करंटली हम भी अब फेस कर रहे हैं। तो इसके अलावा ओशियन एसिडिफिकेशन होती है जिसकी वजह से समुद्री या जो उसको खतरा लाक हो जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो है हम इंडिविजुअली इसमें क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम जो गाड़ी है उससे कम सफ़र करें, साइकिल वगैरह इस्तेमाल करें या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, ठीक है। और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें, जैसे एलईडी बल्ब वगैरह होते हैं। दरख्त लगाएं, क्योंकि एक दरख्त जो है वो उन एवरेज एक साल में तकरीबन 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो जज़ब करता है, ठीक है। तो इससे भी हमारे माहौल को नॉर्मल रखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक का हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मीट कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाय और भैंस के जिस्म में बैक्टीरिया से मीथेन गैस खारिज होती है, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे इसमें ये कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सरमायाकारी करनी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको फ़रोग देना चाहिए। क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर इसकी हिमायत करनी चाहिए। कार्बन टैक्स और पोल्यूशन कंट्रोल इस तरह के लॉज हमें अडॉप्ट करने चाहिए और बनाने चाहिए, ठीक है। अब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 कंपनीज ऐसी हैं, 100 कंपनीज हैं जो कि 71% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की जिम्मेदार है। और ओवरऑल अगर देखा जाए कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करती है, तो इसमें पहले तो चाइना था, लेकिन अब चूंकि इंडिया की भी आबादी काफ़ी ज़्यादा है तो चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया और अमेरिका ये पहले 3 नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है इसमें, ठीक है। आपने याद रखना है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाइना से खारिज होती है ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो, ठीक है। आई गेस दूसरे नंबर पे यूएस है, फिर इंडिया है, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, ओवरऑल अब तकरीबन हर साल जो है जंगलात का सफाया इस तरह से हो रहा है कि उन एवरेज 13 मिलियन हेक्टेयर जंगलात जो हैं वो हर साल इनकी सफाई की जाती है, जिसकी वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है और ये हो रहा है। इसके अलावा हर साल जो है
हर 10 सालों में जो बर्फ है इसकी सतह तकरीबन 13% कम हो रही है। तो इसकी मतलब ये है कि समुद्री सतह समुद्र जो बुलंद हो रही है, तो ये भी एक खतरे वाली बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर हमने इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम किया हुआ है। ठीक है, हमने इंटरनेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव लिया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में एक ट्रीटी है बनाई जाती है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ठीक है, तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एक ट्रीटी होती है, इसको 1992 में रियो डी जनेरियो, RIODEGANERIO, ये ब्राजील में है, तो यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो इस पे प्रैक्टिकली जो अमल है वो 1994 में शुरू किया जाता है। तो बुनियादी मकसद UNFCCC का ये था कि इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको रिड्यूस किया जाए जो मैन मेड है। ठीक है, तो इसमें फिर डिफरेंट पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पार्टीज से मीन यहाँ पे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो वो 1995 से ऑनवर्ड फिर हर साल जो है इस कॉन्फ्रेंस में इसकी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करती हैं, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। ठीक है, COP के नाम से। तो ये हर साल मुनक्कद होती हैं। हम 2015 से ऑनवर्ड इसकी डिटेल देखते हैं कि कब कहाँ की गई और इसमें क्या क्या बातें हुई। तो COP 21, ठीक है, COP 21 2015 में मुनक्किद हुई। ये पेरिस में होती है, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। COP 21 2015 में पेरिस में हुई। तो ये वो अहम कॉन्फ्रेंस थी जहां पेरिस अग्रीमेंट तय पाया। ठीक है, तो दुनिया के तमाम ममालिक हैं, इसमें वो वादा करते हैं कि ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो 2 डिग्री से कम रखेंगे। ठीक है, और 1.5 डिग्री का हदफ जो है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये COP 21 में इस पे तय पाया जाता है। उसके बाद COP 22 ये 2016 में होती है। मराकश नामी सिटी में होती है, मोरक्को का एक सिटी है मराकश, तो वहाँ पे ये होती है। MARRAKECH, ठीक है, मोरक्को। तो यहाँ पे COP 22 2016 में हुई। तो ये एक्शन कोप कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट पर अमल दरामद का आगाज होता है। ठीक है, ममालिक इसमें प्लान बनाना शुरू करते हैं कि वो अपने वादे किस तरह से पूरे करेंगे। तो नेक्स्ट होती है 2017 में COP 23। ये जर्मनी के शहर बोन में हुई थी। ठीक है, तो लेकिन इसको होस्ट जो है वो फिजी ने किया था। तो ये जो है ये जर्मनी में होती है, इसकी मेजबानी फिजी करता है। तो यहाँ पे पहला नोआ डायलॉग शुरू होता है, TALANOA, जिसका मकसद था कि सब मुल्क मिलकर बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और आगे मजीद क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो COP 24 2018 में कटोवाइस में हुई। कटोवाइस जो है ये पोलैंड का एक सिटी है, KATOWICE, कटोवाइस, ये पोलैंड का एक सिटी है, यहाँ पे हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कोटोवाइस रूल बुक बनती है, जो कि पेरिस अग्रीमेंट पर अमल करने के असूल ज़वाबित थे। यानी ममालिक को बताया गया कि रिपोर्ट कैसे देनी है, एमिशंस किस तरह नापनी है, और इसमें शफाफियत जो है वो कैसे बरकरार रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद COP 25 जो है ये 2019 में होती है स्पेन में। स्पेन की सिटी मैड्रिड में होती है, MADRID, ये स्पेन का कैपिटल सिटी है। लेकिन इसको होस्ट जो है वो चाइल्ड करता है, चाइल्ड कंट्री है साउथ अमेरिका की, वो इसको होस्ट करता है। तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस चाइल्ड में होनी थी, लेकिन फिर सियासी हालात वहाँ के अच्छे नहीं थे, तो ये स्पेन में होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है COP 26। COP 26 जो है वो 2021 में होती है। ठीक है, ये ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में होती है। ठीक है, तो COVID-19 की वजह से ये एक साल लेट हो जाती है। तो यहाँ पे ग्लासगो क्लाइमेट एक्ट पैक्ट जो है वो मंजूर होता है। और कोल और फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज पर पहली बार इनको खत्म करने पर सरकारी दस्तावेजात में इस पे बातचीत की जाती है। नेक्स्ट है जी COP 27। ठीक है, तो ये 2022 में शर्मुल शेख इजिप्ट में हुई। शर्मुल शेख जो है ये सिनाई पेनिनसुला जो कि एशिया में है, उधर एक छोटा सा सिटी है। ठीक है, क्योंकि जो इजिप्ट है वो भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि 2 बड़े आज़मों में वाक़ है। तो इसका जो
छोटा सा पार्ट सिनाई पेनिनसुला है वो एशिया में है, ठीक है, सुएज कैनाल के ईस्ट में। तो उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस जो है डेवलपिंग ममालिक पे वो मरकूज रहती है। यहाँ पे एक अहम फैसला ये होता है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाए ताकि इन ममालिक की मदद की जा सके जो कि माहौलियाती तब्दीली का शिकार हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है कोप 28, ठीक है, ये 2023 में दुबई में होती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। तो ये एक ऑयल पैदा करने वाले मुल्क में हुई, इसलिए ये काफ़ी तवज्जो का मरकज़ भी बनती है। यहाँ पे पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक का मुकम्मल होता है, यानी दुनिया ने देखा कि हमने पेरिस एग्रीमेंट के अहदाफ पर कितना अमल किया, और नतीजा ये निकलता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा काम इस पे करना बाकी है, और फॉसिल फ्यूल से भी मरहलावार निजात की बात होती है। नेक्स्ट है कोप 29, ठीक है, ये 2024 में बाकू में होती है। बाकू अजरबैजान का कैपिटल सिटी है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये क्लाइमेट फाइनेंस पे फोकस करती है, खासतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालबा होता है कि वो तरक्की पजीर मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद फ्राहम करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोप 30 जो है वो बेलिम सिटी, ब्राज़ील का सिटी है बेलिम, BELEM, वहाँ पे होगी नवंबर 2025 में, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में होगी, ठीक है, तो जो कि अलामती तौर पे बहुत अहम है। यहाँ पे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, बायोडाइवर्सिटी और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ पे ख़ास जोर दिया जाएगा। तो इसके अलावा ये पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल मुकम्मल होने का मौका भी है होगा, और इसमें नए आलमी अहदाफ भी मुकर्रर किए जाएंगे। सर ये प्रीवियस जी 15 to 20 सेकंड्स थोड़ा सा पीछे से रिपीट करें, आवाज ब्रेक हुई है। कौन सा 15? तो थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर दें लास्ट पॉइंट। ओके ओके, कोप 28 2023 में ये दुबई UAE में होती है, ठीक है। तो ये एक ऑयल पैदा करने वाले मुल्क में हुई, ठीक है। तो आवाज अभी भी उसकी ब्रेक हो रही है सर, आवाज ब्रेक हो रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है। अब मेरी आवाज साफ आ रही है? जी सर सर की बेहतर है। आवाज क्लियर आ रही है। ओके, शायद फिर ये आपकी तरफ ना मसला ओके हो। सर कंटिन्यू करें। ओके, तो उसके बाद कोप 29 जो अभी बाकू में होती है अजरबैजान में, ठीक है। तो इसमें क्लाइमेट फाइनेंस पे बात होती है कि तरक्की पजीर ममालिक जो है वो तरक्की याफ्ता जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको अमदाद फराहम की जाए ताकि वो इस पे ज़्यादा अमल दरामद कर सकें। तो कोप 30 जो है ये बेलम सिटी है ब्राज़ील का, उसमें मुनक्किद होगी। तो क्योंकि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में होगी तो अलामती तौर पे भी इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे जो जंगलात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनके हकूक़ पे ख़ास ज़ोर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल मुकम्मल होने का भी मौका होगा, तो इसमें नए अहदाफ भी मुकर्रर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें कोप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इस पे। तो नेक्स्ट ये इसी का एक एक्सटेंशन थी 1992 में जो UNFCCC जो है ये ये जो अडॉप्ट की गई इसी की एक्सटेंशन थी क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें पार्टीज जो है तमाम मिलके ये वो इस बात को पे डिस्कशन करती हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको एलिमिनेट किया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको मैक्सिमम एलिमिनेट किया जाए। तो क्योटो जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान के सिटी क्योटो में अडॉप्ट हुई, ठीक है। जापान का एक सिटी है क्योटो, KYOTO क्योटो। तो इसकी वजह से इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। 1997 में ये शुरू हुई, ठीक है। इसमें 1997 में इस पे काम शुरू हुआ और 2005 में जाकर फिर इस पे एक्शन शुरू होता है इस पे। इसमें 192 पार्टीज हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में तमाम जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा एक और कन्वेंशन होती है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वियना कन्वेंशन के नाम से, VIENNA वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए एक अग्रीमेंट जो है उसको साइन किया जाता है 1985 में, ठीक है। कि ओजोन लेयर जो है उसको ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह यूज़ की जाती है इनको रिड्यूस किया जाए, कम से कम यूज़ किया जाए या इनके मुतबादल चीज़ें तैयार की जाएँ ताकि ओजोन की प्रोटेक्शन हो सके। तो ये वियना ऑस्ट्रिया जो एक कंट्री है यूरोप का, उसका कैपिटल सिटी है वियना, ठीक है। तो वहाँ पे ये इस पे सिग्नेचर होते हैं,
ठीक है। तो इसके अलावा एक और है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल, MONTREAL, मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का एक सिटी है, उसके नाम पे है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये इसका कंप्लीट नाम है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक है। तो ये कनाडा में मुनक्किद होती है जी 1987 में। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर। तो उसमें भी ओजोन की जो तय है उसको प्रोटेक्ट करने में बात होती है, ट्रीटी साइन की जाती है। तो 1989 में ये इस पे अमल शुरू होता है। ठीक है। तो ये कुछ थे इसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए। तो अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 2015 में ये तय करती है कि दुनिया को एक बेहतर और महफूज और सस्टेनेबल जगह बनाया जाए। तो इसके लिए वो कुछ गोल्स वजह करते हैं। तो पेपर में पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तादाद कितनी है। ठीक है। तो ये कब से ये इनको इनको कब से वजह किया गया। ठीक है। तो आप याद रखेंगे 2015 में इसको यूएन जनरल असेंबली ने इनको शुरू करवाया था। तो ये गोल सेट किए थे। तो ये इनकी तादाद टोटल जो है वो 17 है, 17 गोल्स हैं ये। ठीक है। तो वो 17 गोल्स जो है वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर था कि वो कहता है नो पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत का खात्मा किया जाएगा, हर इंसान को गुर्बत से निकालना, इन सबको जिंदगी की बुनियादी सहूलियात देना, जैसे घर, गाड़ी, रोजगार, खाना खिलाना। ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले इस पे काम किया जाएगा। इसके अलावा जीरो हंगर, इस पे काम किया जाएगा, भूख का खात्मा किया जाएगा, सबको काफ़ी और अच्छी ग़िज़ा मुहैया करना, ख़ास तौर पर बच्चों और गरीब के लिए। तीसरा गोल था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है। सेहत और फलाह बहबूद का ख्याल रखा जाएगा, सबको अच्छी सेहत की सहूलियत देना ताकि बीमारियां कम हों और इसमें जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। तो जो फोर्थ है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चे हों, लड़की हो या लड़का, सबको अच्छी तालीम देना। और पांचवा गोल था जेंडर इक्वालिटी पे बात होगी, इस पे काम किया जाएगा। ठीक है। औरतों, मर्दों और खवातीन दोनों को बराबर के हकूक दिए जाएंगे। तो छठा गोल था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे काम होगा। ठीक है। सबको साफ पानी और बैतुल खुला की सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इस पे काम होगा। ठीक है। तो माहौल दोस्त और सस्ती बिजली प्रोवाइड की जाएगी। आठवां गोल था जी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पे काम किया जाएगा, सबको रोजगार के अच्छे मौके दिए जाएंगे और मईशत को इससे तरक्की मिलेगी। नाइन्थ वाला गोल है जी इसमें इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, सड़कें, इमारतें, फैक्ट्रियाँ और नई टेक्नोलॉजीज को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। उसके बाद रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, अदम मसवात का खात्मा किया जाएगा, अमीर और गरीब, मर्द जन और हर किस्म के हर कौम और नस्ल को इक्वल जो है वो मौके दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है। पायदार शहर और कम्युनिटीज बसाई जाएंगी, देहात को ज़्यादा महफूज और साफ सुथरा रहने के काबिल बनाया जाएगा। 12वां गोल था इनका भी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है। तो चीज़ों को फिजूल ना फेंका जाएगा, मिसाइल को ज़ाया ना किया जाएगा, रिसाइकलिंग वगैरह की जाएगी इनकी। ठीक है। और जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है जी क्लाइमेट एक्शन, मौसम की तब्दीली के खिलाफ इकदाम उठाए जाएंगे, ज़मीन के मौसम को बचाने के लिए इकदाम किए जाएंगे, जैसे दरख्त लगाए जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है। और इसके अलावा जी लाइफ बिलो वाटर। ठीक है। जो ज़मीन के पानी के अंदर की जो मखलूक़ात हैं इनको आलूदगी से बचाया जाएगा, इनके जो वेस्ट है वो समुद्रों में ज़ाया नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा जी 15वां इनका कानून था, इसमें गोल वो वजह करते हैं कि लाइफ ऑन लैंड, ज़मीनी ज़िंदगी का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जंगलात, जानवरों और ज़मीन की हिफाजत की जाएगी। नेक्स्ट है जी पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो सबके लिए इंसाफ और अमन कायम रखा जाएगा। और इनका 17वां गोल था जी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है। तो इन अहदाफ को हासिल करने के लिए मुल्कों और इदारों के दरमियान आपस में पार्टनरशिप होगी। तो ये कुछ 17 गोल थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2015 से 2030 तक के लिए ये गोल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये एक बुनियादी तौर पे बैनुल अक़वामी ये यूनिट्स हैं इनको नापने के लिए, क्वांटिटीज को नापने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं और इनके यूनिट्स क्या हैं, तो आप नोट कर लें, इनके हवाले से पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका ऐसा यूनिट जो वो एम्पियर है, AMPERE, एम्पियर, ठीक है। और ए से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऐसा यूनिट ऑफ मैस, मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, केजी है। और वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, JOULE। एनर्जी का यूनिट भी जूल है। स्पीड का ऐसा यूनिट जो है वो नॉट है, KNOT, ठीक है। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो वो केल्विन है, KELVIN, और के से इसको डिनोट किया जाता है। पावर का ऐसा यूनिट जो है वो वाट है। इलेक्ट्रिक पावर हो तो फिर किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओहम है, OHM, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की बात करें तो वो मोल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स भी हैं, आप उनके बारे में भी लिख लें, ठीक है। तो इसमें एरिया जो है इसका यूनिट स्क्वायर मीटर है जी, ठीक है। एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर है। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर है। स्पीड और वेलोसिटी इनका यूनिट मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन जो है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स की बात करें तो इसका यूनिट न्यूटन है। प्रेशर का यूनिट पास्कल है। एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल है, ठीक है। और पावर का हम देख चुके हैं, ये वाट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इनके बारे में भी लिख लें, इनके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले नोट करें हाइग्रोमीटर, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोमीटर, HYDROMETER, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है, BAROMETER। डेंसिटी ऑफ मिल्क, इसको चेक करने के लिए लैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर, LACTOMETER, लैक्टोमीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई मालूम करने के लिए फेदोमीटर यूज किया जाता है, FATHOMETER। एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर्स में यूज होता है एल्टीमीटर, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। करंट को एम्पेयर्स में मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको एम मीटर कहते हैं, ठीक है। जो आला इस्तेमाल होता है वो एम मीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर्स में, एम मीटर, AMMETER। अच्छा, स्पीड ऑफ विंड, हवा की स्पीड को चेक करने के लिए एनीमोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर, ANEMOMETER। हाई टेम्परेचर्स को चेक करने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर्स के लिए पायरोमीटर है, PYROMETER। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, उसके लिए सेस्मोग्राफ यूज किया जाता है, SEISMOGRAPH, ठीक है।
उसके बाद है जी मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको रेन गेज बोलते हैं। ठीक है, रेनफॉल की मेजरमेंट चेक करने के लिए रेन गेज यूज किया जाता है, GAUGE, रेन गेज। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो मेजर यूजुअली जो है वो फ़ारेनहाइट में करता है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट में मेजर करता है, FAHRENHEIT। ठीक है, नेक्स्ट है कंपास। जो है कंपास की जो सुई है, नीडल है, वो साउथ और नॉर्थ इसकी डायरेक्शन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद थर्मोमीटर जो है ये एक अपरेटस है जिसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम दो तरह के लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस और ये मिरर्स, इनमें क्या फ़र्क है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कनकेव लेंस, CONCAVE, कनकेव लेंस। तो इसकी शक्ल आप याद रखें, ये दरमियान से मिडिल से ये पतला होता है और किनारों से ये मोटा होता है। ठीक है, जो कनकेव लेंस है वो दरमियान से पतला होता है और किनारों से ये मोटा होता है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी इस पे आकर डाइवर्ज करती है, फैलती है। ठीक है, तो इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसको नजदीक की नजर कमजोर हो जिसको मयोपिया कहते हैं, तो ये पेपर में पूछा होता है मयोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कनकेव लेंस यूज किया जाता है नजदीक की नजर की कमजोरी के लिए। ठीक है, चश्मों में मयोपिया कनकेव लेंस यूज किया जाता है। कनकेव लेंस जो रोशनी को फैला देता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि दरमियान से पतला होता है तो रोशनी को ये फैला देता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा है जी हमारे पास कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये उसको उल्टा होता है, दरमियान से ये मोटा होता है, किनारों से ये पतला होता है, तो ये सूरज की रोशनी को एक नुक्ते पे मरकूज करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसको हम दूर की नजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर की नजर की कमजोरी के चश्मों में कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे रोशनी को जमा करता है, कन्वर्ज करता है। उसके बाद आती है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर किस तरह का होता है, इसकी शक्ल इस तरह से होती है जैसे चम्मच हो, चम्मच पकड़ा हो तो चम्मच की जो अंदरूनी सतह होती है, ठीक है, वो कनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर जो है वो रोशनी को कन्वर्ज करता है। ठीक है, मिरर जो है वो रोशनी को कन्वर्ज करता है, लेकिन लेंस इसको जो है डाइवर्ज कर रहा है, वो इसको कन्वर्ज कर रहा है जो मिरर है। ठीक है, तो इसको हम शेप करने वाले आईने में इस्तेमाल करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट इसको मेकअप करने वाले मिरर्स में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, और दूर की जो चीज़ें इनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हेडलाइट्स हो या टेलीस्कोप हो, उसमें कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। ठीक है, रोशनी को ये कन्वर्ज करता है। दूसरा है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये इसकी शक्ल जो है वो, आप चम्मच को ही ज़हन में रखें और चम्मच की जो ऊपर वाली सतह होती है, ठीक है, एक तो उसके अंदर कुछ झुकी हुई सतह होती है, वो तो उसका हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, जो उसकी बैक वाली सतह होती है, चम्मच की जो उबड़ी हुई सतह होती है, वो कन्वेक्स मिरर उस तरह का होता है। ठीक है, चम्मच की जैसे बैरूनी सतह होती है, तो ये लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, और ये जो गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं, इसमें पेपर में पूछा हुआ है, तो गाड़ी के जो साइड मिरर्स है उसमें कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, और पार्किंग में जो सिक्योरिटी आईने होते हैं उनमें भी ये जो कन्वेक्स मिरर है वही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org।
हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindca.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।